नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। हालाँकि एक निराशाजनक खबर भी आ रही है कि पेपर आउट हुआ है। तो जो भी है इन निराशाजनक खबरों के बीच हमें अपने आंसर को चेक करना है कि हमने जो मेहनत की थी उसको हम किस अनुपात में जो है परीक्षा भवन में सही उत्तर के माध्यम से उसका आउटपुट दे पाए हैं। तो इनपुट और आउटपुट रेशियो क्या रहा है इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस दौरान परीक्षा के दौरान आपके बिहार में ही रहूँगा, तो बिहार में हूँ जिसके चलते बोर्ड पर डिस्कशन नहीं हो पा रहा है। तो आज इसी स्क्रीन पर डिस्कशन करेंगे और यहीं से चीज़ों को समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम ज़्यादातर प्रश्नों को देखेंगे, कुछ 3 से 4 प्रश्न डाउट के हैं जिनको हम छोड़कर बाकी अन्य प्रश्नों को यहाँ पर हम भली-भाँति जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ यहाँ पे कि आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न इस बार देखने को मिले हैं, आप देखोगे चाहे करंट अफ़ेयर्स के प्रश्न हों, चाहे इतिहास के प्रश्न हों, निश्चित तौर पर आपके यदि हम इतिहास के प्रश्नों की बात करें, तो जो आपके विगत वर्षों की जो सीरीज़ चल रही थी, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ चल रही थी, ज़्यादातर प्रश्न आपको वहाँ से मिल जाएँगे। आपको 2 दिन पहले एक मैंने कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों से संबंधित वीडियो उपलब्ध कराई थी। आपको 2 से 3 प्रश्न तो वहाँ उस अधिवेशन से संबंधित वीडियो से मिल जा रहे हैं। रही बात करंट अफ़ेयर्स की, तो करंट अफ़ेयर्स जो लगातार रेगुलर मेरे से जुड़े रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको करंट अफ़ेयर्स में कहीं भी समस्या नहीं हुई होगी, विशेष रूप से जब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करते हैं। बिहार के बजट से जो प्रश्न देखने को मिले हैं, बिहार के करंट अफ़ेयर्स से जो प्रश्न देखने को मिले हैं, आपको लास्ट में जो 3-4 वीडियो जो मैंने बुक का पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया, जो मैंने क्लास आपको कराई बजट की, वहाँ से आपके सारे के सारे प्रश्न जो योजनाओं से संबंधित हैं, वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि करंट अफ़ेयर्स हो गया, साइंस का सेक्शन आपका हो गया, साइंस के साथ-साथ है इतिहास का सेक्शन हो गया। तो ये जो प्रमुख सेक्शन है, यहाँ से जो प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, यदि आप रेगुलर आज़ाद ग्रुप के साथ जुड़े रहे हैं, तो आप आसानी से देखने को पा सकते हैं कि वो सारे प्रश्न कहीं न कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से आपको बताए गए हैं। ठीक है? चलिए एक-एक करके प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं कोविशील्ड के बारे में। यहाँ बोला गया है कोविशील्ड जो है, इसको किसने निर्मित किया है? आपको बार-बार मैंने कोविड के दौरान भी बार-बार बताया, उसके बाद भी जब भी किसी वैक्सीन की बात होती थी, उस दौरान मैं चर्चा करता था कि भाई कोविशील्ड हो गया, स्पुतनिक वी के बारे में लगातार मैंने बताया, ठीक है? इसके साथ-साथ कोविशील्ड के साथ-साथ आप जानते हो कोवैक्सीन के बारे में भी मैंने बताया और यूएसए की जो वैक्सीन थी उसके भी बारे में बताया, जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन थी उसके बारे में भी मैंने बताया। तो जब भी वैक्सीन की चर्चा होती थी लगातार मेरे द्वारा वैक्सीन के बारे में बताया जाता रहा है। और आपको बता दें कोविशील्ड जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई वैक्सीन है और बार-बार मैंने बताया है कि सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख हैं आदार पूनावाला, तो इनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। इसके बाद बात आती है अटल सुरंग के बारे में। अटल सुरंग की जो कुल लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर और इसके बारे में आपको रवि जी ने भी अपने मास्टर वीडियो में भी बताया और मेरे द्वारा भी आपको अटल सुरंग जब ये चर्चा में थी इस दौरान आपको जानकारी दी गई है। इसी के साथ-साथ 148 नंबर पर हम प्रश्न देख रहे हैं, आपको बता दें ये जो सीरीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ डी है और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ डी के प्रश्नों को हम यहाँ पर एक-एक करके देख रहे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आप जानते होंगे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो संसद भवन है उसके निर्माण कराया जा रहा है। अधिक उसमें सीटिंग जो आज के आधुनिक जो हमारा आज का संसद भवन है इससे ज़्यादा सीटिंग क्षमता है क्योंकि आने वाले समय में आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में जो सीटें हैं वो बढ़ने वाली हैं, उसी को ध्यान में रखते ही कराया जा रहा है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट विशेष रूप से यदि हम बात करें तो भारतीय प्रधानमंत्री, संसद, उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण जो है कराना इसके अंतर्गत शामिल है, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्नों को हम देखते हैं। यहाँ पर आपको अब एक प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है और सबसे आसान यदि देखें तो कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनके जवाब आप त्वरित नहीं दे सकते हो, लेकिन ज़्यादातर प्रश्नों के जवाब आप त्वरित दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 149 पेपर आपको जैसे मैंने कोड बताया कि डी की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो आप जानते हैं जम्मू और लद्दाख जब अलग हुए थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो वहाँ पे बात की गई थी लद्दाख जो है इसकी कोई विधायिका नहीं है, तो लद्दाख इसका सही उत्तर है।
इसके साथ-साथ अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 146। जब बजट आता है तो इस पर अक्सर चर्चा होती है सदन में कि रेल बजट को जब से मुख्य बजट के साथ जो है मर्ज कर दिया गया, उसके बाद से रेल बजट में और रेल से भारतीय रेलवे से संबंधित उस तरह की घोषणाएँ देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि पहले रेल बजट अलग आता था, आप सबको पता है, और 2017 से इसको इसके साथ मर्ज कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2017। यह आपका, उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आप सही करके भी आए होंगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है प्रश्न संख्या 147 की। प्रश्न संख्या 147 में बोला गया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और यहाँ पे बोला गया है कि 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो आप जानते हो कि इसके कोई एक उद्देश्य नहीं थे, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग डी विकल्प पर टिक करके आए हैं कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। लेकिन आपको पता होगा कि कहीं न कहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो अवैध प्रवासी थे, उनको बाहर निकालने की भी बात की जा रही थी, उनको चिन्हित करने की बात की जा रही थी। तो इसका सही उत्तर जो है वो ई विकल्प होगा। ई विकल्प याद रखिएगा, ई विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 150। प्रश्न संख्या 150 में बोला जा रहा है, 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, बात हो रही है भारतीय फुटबॉल महासंघ की। तो इनका नाम आपको याद रखना है, संदेश झिंगन इनका नाम है। हालांकि ये करंट अफेयर्स में मैंने इसकी चर्चा नहीं की है, मैंने इसके बारे में नहीं बताया है, तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये एक प्रश्न है करंट अफेयर्स का जिसकी चर्चा मेरे द्वारा नहीं की गई है। हो सकता है रवि जी ने जो मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराया है उसमें इसकी चर्चा हो गई हो, ठीक है। तो इसका बी विकल्प सही उत्तर है, ठीक है। आप अपने उत्तर को नोट डाउन करते रहिएगा, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं निश्चित रूप से एक आप कह सकते हो विश्वसनीय है। जो प्रश्न डाउट में हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, जिन पर हमें क्लियरिटी है उन्हीं की चर्चा यहाँ पे हम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी विषयों में मुझे महारत हासिल है। तो जो मेरे अपने विषय हैं निश्चित रूप से वो 100% आपके सही होंगे। बाकी अन्य विषयों से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो भी सही हैं, जिनमें डाउट था उनको मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 137 आप देख लेते हैं। बोला जा रहा है, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया? अब यदि कोई पूछ ले कि सर आपने क्या इसको पढ़ाया, तो मैं तुरंत बोलूंगा कि बिहार से संबंधित जो मैंने 3 से 4 वीडियो लास्ट में आपको शेयर की है, जिसमें मैंने पुस्तक के पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाया है, आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा, वहां पर आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने बताया था कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाओं प्रदान करने के लिए जो है बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ठीक है। सही उत्तर इसका डी विकल्प होगा। अगला है, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? इसके बारे में भी इसमें बात हुई है, इसी इसी पीडीएफ में इसके बारे में भी बात हुई है। और जो भी छात्र ये पीडीएफ देखे हैं, आपके लिए होमवर्क है कि ये आप बताएं, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थोड़ा सा आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या है, कौन सा मंत्रालय यहाँ पे नया बनाया गया है, नया मंत्रालय कौन सा है जिस पर बजट में यदि हम देखें चर्चा की गई है, तो इसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न बिहार की राज व्यवस्था से आप कह सकते हो जुड़ा हुआ है। बोला जा रहा है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? यहाँ पे बात हो रही है अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं उसकी बात हो रही है। तो आप जानते हो बिहार विधानसभा में यदि हम बात करें तो कुल 38 सीटें हैं जो एससी के लिए आरक्षित हैं, इसलिए ए विकल्प इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 139। प्रश्न संख्या 139 में बात हो रही है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? क्या बोला जा रहा है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो आपको बता दें, महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार में पंचायत चुनाव में 2006 में प्रदान किया गया था, ठीक है। अगला है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग सम्मिलित हैं? मानव विकास उप मिशन की जब बात करते हैं तो बिहार में इसके अंतर्गत जो है वो टोटल 7 विभाग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, इससे समन्वित तरीके से कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न कितने आसान है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। इतना आसान सा प्रश्न है। मतलब यदि बिहार राज्य विशेष की आप तैयारी करने जा रहे हो तो आपकी शुरुआत ही यही होती है कि बिहार का गठन कब हुआ,
बिहार कब एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो ये सामान्य सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 143। प्रश्न संख्या 143 कह रही है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? आपको बता दें ये शुरू किया गया था खगड़िया से। भारतीय प्रधानमंत्री ने खगड़िया से इसकी शुरुआत की थी। तो इसका सही विकल्प है डी विकल्प। और इसके बारे में आपको बता दें कि जो बिहार की लास्ट 3 वीडियो आपको दिया है, जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया है, ठीक है, जो पीडीएफ से मैंने क्लास में पढ़ाया है, वहीं से ये प्रश्न डायरेक्टली पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अक्सर संयुक्त राष्ट्र की बात होती है और संयुक्त राष्ट्र से संबंधित यहाँ पे 2 प्रश्न आपको, बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। निश्चित रूप से यदि आप अच्छे से जानकारी रखे होंगे तभी आप इनका जवाब दे सकते हैं। आप जानते होंगे जब बात होती है यूनाइटेड नेशन की, ठीक है, यूनाइटेड नेशन विशेष रूप से यूएनएससी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद की जब बात होती है तो आप जानते हो कि यूनाइटेड नेशन में सुरक्षा परिषद में यदि बात करें तो टोटल 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें से 5 अस्थाई हैं और 10 अस्थाई हैं। और ये जो 10 अस्थाई होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है, ये 2 वर्ष का कार्यकाल इनका निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे बोला गया है कि भारत ने अपना 2 वर्ष का जो कार्यकाल है वो कब से शुरू किया है? तो भारत ने 1 जनवरी 2021 से अपना कार्यकाल शुरू किया है। सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। एक कॉमन सा प्रश्न है, जब भी मैं, आपको पता होगा, जब भी मैं यूनाइटेड नेशन की बात करता था अपने करंट अफेयर्स में, तो तुरंत मैं बताता था कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई, यूनाइटेड नेशन के प्रमुख कौन हैं, साथ ही साथ यह भी बताता था कि यूनाइटेड नेशन में भारत के प्रतिनिधि कौन हैं। तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन में भारत के प्रतिनिधि हैं टी.एस. त्रिमूर्ति। इससे पहले सैयद अकबरुद्दीन जो हैं वो प्रतिनिधि हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 134 नंबर पे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? आपको बता दें, ये याद होगा, सबको याद होगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब बिहार बजट मैंने कराया, बिहार आर्थिक समीक्षा कराई, साथ ही साथ बिहार वन सर्वेक्षण कराया, तो उसकी बात वहाँ पे हुई थी। तो आप जानते हैं गोपालगंज है, जहाँ पर सेक्स रेशियो जो है वुमेन का, आप कह सकते हो, बेटर है। अगला है, किस देश ने भारत को स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? स्पुतनिक वी, आप जानते हो जब भी वैक्सीन की बात होती रही होगी, जब भी रूस की बात मैं करता रहा हूँगा, तो आपको पता है रूस की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है, रोसकोसमॉस, रूस की मुद्रा क्या है, रूस के प्रधानमंत्री कौन है, रूस के राष्ट्रपति कौन है, ये मैं अक्सर कॉमन ऐसे चीज़ें थी जो मैं बताता रहता था। तो उन्हीं से संबंधित प्रश्न है कि स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन का निर्यात किसने किया? रूस से हमने स्पुतनिक भी लिया था और भारत में 3 वैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक भी 3 वैक्सीन थी जो भारत में लगाई जा रही थी। ठीक है, अगला है 131वां प्रश्न। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है, जो छात्र मेरे करंट अफेयर से रेगुलर जुड़े हैं, रेगुलर जुड़े रहे हैं, तो जब बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया था तो बाइडेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 46वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 46वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। और मैंने यह भी बताया था कि जो यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, जब भी मैंने इसकी चर्चा की है तो साथ ही साथ उपराष्ट्रपति के बारे में भी बताया था। और हमने बताया था कि जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, इनका जो गांव है पैतृक, वो है तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। और मैंने आपको बताया था कि कमला हैरिस द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं, जो बाइडेन द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं, तो ये मैंने आपको अक्सर बताया है। ठीक है, जब भी चर्चा होती है, तो इसका ए विकल्प सही है। तो इसीलिए कहता हूँ कि करंट अफेयर्स एक दिन रटने की चीज़ नहीं है कि एक दिन में आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हो। करंट अफेयर्स उसी प्रकार से है कि आप प्रतिदिन सीखते हो, प्रतिदिन याद करते हो। ठीक है, यदि कोई चीज़ आप एक दिन सोचते हो कि कोई हम ईयरली करंट अफेयर्स ले लेंगे, एक दिन में रट जाएंगे, तो वो चीज़ें भूल जाती हैं। करंट अफेयर्स से आप रेगुलर जुड़े रहेंगे ना, तभी आपको इससे फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, अगला है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? तो आपको बता दें, बिहार विधान परिषद की जो पहली बैठक थी वो वर्ष 1913 में बुलाई गई थी। और 6 राज्य आज ऐसे हैं भारत के जहां पर विधान परिषद अस्तित्व में है। ठीक है, अगला है, और कॉमन सा प्रश्न है, ये प्रश्न स्वाभाविक भी था कि आना था, कि 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? आप जानते हैं पहले बात हो रही थी कि हम ब्राजील के राष्ट्रपति को बुलाएंगे, फिर बात हो रही थी कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को बुलाएंगे, लेकिन कोविड के चलते ये लोग आने से मना कर दिया था, इन लोगों ने इनकार कर दिया था। और आपको बता दें कि इसलिए ना बोरिस जॉनसन थे, ना व्लादिमीर पुतिन, बराक ओबामा, शेख हसीना, इनमें से कोई नहीं है।
मतलब ई विकल्प आपको टिक करना है। अगला है बिहार से रश्मि कुमारी। रश्मि कुमारी के बारे में जब मैंने बिहार से जुड़े हुए पीडीएफ के माध्यम से जब मैंने बिहार से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्तियों की चर्चा की थी, अभी ये लास्ट में जो कक्षाएं हुई हैं 3 से 4 उसी में ये भी है, तो वहाँ पे रश्मि कुमारी का जिक्र मैंने किया था और रश्मि कुमारी जो है अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। ठीक है, चलिए अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख शुरू की गई थी? तो तारीख याद रखिए है 24 फरवरी को ये शुरू की गई थी, इसलिए इसका ई विकल्प सही उत्तर होगा। ठीक है, ई विकल्प इसका सही उत्तर होगा क्योंकि ये जो शुरुआत हुई थी ये 24 फरवरी से हुई थी। ठीक है, अगला है जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो काबुल छोड़ने वाला जो अंतिम अमेरिकी सैनिक था उसका नाम था मेजर जनरल क्रिस डोनाहू। मेजर जनरल क्रिस डोनाहू थे जिन्होंने सबसे लास्ट में जो है काबुल छोड़ा था। ठीक है, अगला है किस फ्रांसीसी कंपनी से भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की गई? आपको पता होगा जो लगातार मेरे से जुड़े रहे हैं, आपको पता है कि जब भी मैं किसी भी देश के बारे में बताता था या किसी इस तरह के कुछ हम आयात करते थे हथियारों का उसके बारे में चर्चा होती थी, तो अक्सर मैं जितने भी हम आयात किए हैं उन सब के बारे में चर्चा होती, चाहे हम जब हम बात करते थे डसाल्ट एविएशन की और जब राफेल की बात करते थे या जब हम चिनूक की बात करते थे, जब हम अपाचे की बात करते थे, जब हम कामो की बात करते थे, तो अक्सर मैं बताता था कि कौन से हथियार, कौन से प्लेन किस देश से लिए गए हैं। तो अक्सर इसकी चर्चा होती रहती थी। यदि मेरे द्वारा आपने नहीं पढ़ा है तो आप जानते हो राफेल का सौदा काफ़ी विवादित था, कांग्रेस ने इस पे काफ़ी विवाद किया है और आज तक विवाद हो रहा है, तो ये तो पता होना चाहिए था। तो ये डसाल्ट एविएशन है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। ओलंपिक देखो, ओलंपिक से संबंधित मैंने एक समग्र वीडियो आपको दी थी और ये लगभग 44 मिनट की वीडियो थी। ठीक है, बहुत पहले दी गई थी, लगभग 1 महीने पहले आपको ये मैं उपलब्ध कराया था और मैंने इसमें ओलंपिक को डिटेल में, ठीक है, ओलंपिक के साथ-साथ नॉर्मल ओलंपिक के साथ पैरा ओलंपिक के बारे में भी मैंने यहाँ पे डिटेल से बताया था। एक-एक खिलाड़ी के बारे में बताया था और मैंने यह भी कहा था कि यहाँ से बाहर प्रश्न हो ही नहीं सकता ओलंपिक का और आप जाकर देख लीजिएगा वहाँ पे प्रश्न मिलेंगे। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसमें जीता गया? भाला फेंक, नीरज चोपड़ा आप जानते होंगे और इसी के बाद वो काफ़ी हाईलाइट हो गए, सबको पता है। ठीक है, अगला है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? यहाँ पे बात हो रही है पैरा ओलंपिक की, तो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 19 पदक जीते थे। ठीक है, अगला है भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? आपको पता होगा जो ये अध्यक्ष होते हैं इसके अ, इनका अल्फ़ाबेट के क्रम में इनका नाम आता है, ठीक है? अल्फ़ाबेट के क्रम में इनका नाम आता है मतलब जो इसके टोटल 15 सदस्य हैं उनको बारी-बारी से इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिलता है और आपको पता होना चाहिए कि इसी तरह से नाम आता है ए, बी, सी इसी क्रम में नाम आता है, जिस देश का पहले नाम आता है उसको पहले अध्यक्षता का अवसर मिलता है और भारत से पहले इसकी अध्यक्षता फ्रांस कर रहा था, भारत को अगस्त में अध्यक्षता का मौका मिला, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, गलवान घाटी विवाद काफी प्रचलित था, आप जानते हैं बहुत चर्चा होती थी इस पे, बहुत सारे डिबेट होते थे इस पे। तो गलवान घाटी घटना कब हुई थी? गलवान घाटी घटना जून 2020 में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? पेगासस स्पाईवेयर जो है ये इजराइल में विकसित किया गया था, इसलिए इसका ए विकल्प सही उत्तर है। और ये बहुत आसान से प्रश्न थे, करंट अफेयर्स के जब आप बात करते हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि करंट अफेयर्स के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आपने सही भी किया होगा। अगला है दर्पण के सामने एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका क्या तात्पर्य है? दर्पण के सामने यदि व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब बड़ा दिख रहा है तो उसका कारण है अवतल दर्पण, अवतल होना उसका कारण है, ये विकल्प इसका सही उत्तर है। 117 की यदि हम बात करें, प्रेशर कुकर आप दैनिक जीवन में घर में देखते होंगे प्रयोग होता हुआ, तो इसका सही उत्तर बी विकल्प है। ठीक है, इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और 114 नंबर आप जानते होंगे, 118 नंबर, 114 नंबर इतने आसान से प्रश्न हैं, इनमें चर्चा करने की बात नहीं, इनमें आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि 114 और 118 में क्या सही है। अब बात आती है 115 की। 115 में आप क्या बोला जा रहा है कि रात के समय में खुले आकाश में अ, तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तारे का जो टिमटिमाना होता है रात में, वो ना तो परावर्तन का कार्य है प्रकाश के, ना तो ध्रुवीकरण का, ना तो व्यतिकरण का, ये कार्य है प्रकाश के अपवर्तन का। तो रात में जो तारे टिमटिमाते हैं
वो कारण है प्रकाश के अपवर्तन का, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला है हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम की जब बात करते हैं, आप जान रहे हो इन दिनों काफ़ी चर्चा हो रही है हाइड्रोजन बम की, क्योंकि बात हो रही कि उत्तर कोरिया जो है उसने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है और इस तरह की चर्चाएँ हो रही थी। तो इसका सही उत्तर है अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। नाभिकीय जो अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया है उस पर ये कार्य करता है, ये आपको पता होना चाहिए और इसी के कारण ये जो हाइड्रोजन बम होता है ये बहुत विनाशकारी माना जाता है। ठीक है? अगला है, ये देखो कक्षा आप कह सकते हो 5-6 में जब आप पढ़ते थे तब आपको बताया जाता था कि बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तब क्या होगा? जल स्तर नहीं बदलेगा, जो जल स्तर अभी है वही बाद में भी रहेगा। ये आप जानते हो कि जूनियर लेवल में जब हम साइंस पढ़ते थे वहाँ पर ये चर्चा होती थी। फिर बात आती है प्रतिरोध के बारे में, यहाँ पे बात हो रही है, मतलब कुछ यूनिट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जैसे वोल्ट मीटर है उसका किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे विभवांतर जो है इसका मात्रक वोल्ट मीटर, विद्युत धारा एमीटर, विद्युत वाहक बल पोटेंशियोमीटर, ये भी सही है। इसका डी विकल्प जो है यदि हम देखें वो गलत है, क्योंकि विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है वो गैल्वेनोमीटर नहीं है। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 106 है। अब 106 मैं बार-बार कहता हूँ प्रश्न को कम से कम, यदि बहुत आसान है ना, तो इसका मतलब उसमें कुछ है, उसको पढ़ना चाहिए अच्छे से। यहाँ बोला गया है कीट-भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? अब बहुत सारे लोग पानी लगा दिए कि पानी की कमी से उगते हैं। नहीं, पानी की कमी से नहीं बल्कि नाइट्रोजन की कमी से जो है उगते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? इसके साथ-साथ आप जानते होंगे कि अगला है गर्भ के भ्रूण में विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों का उपयोग किया जाता है। हालाँकि ये गैर कानूनी है। भारत सरकार ने इस पे पूर्णतः रोक लगाई है, ये प्रतिबंधित है। तो गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? यदि इसकी बात करें तो ये आती है प्राध्वनि तरंगे। ठीक है? हालाँकि ये गैर कानूनी है, ये किसी को भी करने की इजाज़त नहीं है। प्रश्न संख्या 107 है। 107 का ई विकल्प सही उत्तर है, ये आपको पता होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, साइंस के अच्छे प्रश्न हैं। जैसे सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन-सा है? सार्वभौमिक स्वीकार्य जो रक्त समूह है, वो है एबी। याद रखिएगा, एबी जो है ये सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। अगला प्रश्न है, आधान या ट्रांसफ्यूजन में रक्त ना केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसमें संगत होना चाहिए। जैसे जब हम किसी को ब्लड देते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, तो ये एक तो देखा जाता है ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये देखा जाता है। साथ ही साथ उसका जो आरएच फैक्टर होता है, जो आरएच कारक होता है, वह महत्वपूर्ण है, वह भी संगत होना चाहिए। इसलिए इसका ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है? अब बात आती है पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? पीयूष ग्रंथि की यदि हम बात करें तो पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क में होती है, सबको पता होगा। रही बात निमोनिया की, निमोनिया एक कॉमन सी बीमारी है और ये फेफड़ों का रोग है, तो इसका सही उत्तर है डी विकल्प। तो आप देख सकते हैं कि मिले-जुले प्रश्न हैं, बहुत ही आसान भी नहीं कह सकते और बहुत कठिन भी नहीं कह सकते। ठीक है? अगला यहाँ पे यदि हम देखें तो बोला जा रहा है कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है? कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है? तरलीकृत पेट्रोलियम गैस को बोलते हैं ब्यूटेन। इसका डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला है पानी की जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? पानी जो है जब पौधों की जड़ों में जाता है तो वो जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? तो आपको बता दें, इस प्रक्रिया को बोलते हैं परासरण। परासरण प्रक्रिया के द्वारा जो जल है वो पौधों की जड़ों में जाता है। अगला प्रश्न संख्या 100 है। इसका जवाब अभी मैं स्पष्ट रूप से देने में सक्षम नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि इतनी टेक्निकलिटी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि इसमें मेरी स्पेशलिटी नहीं है। तो इसका ई विकल्प मैं सही मानता हूँ, ठीक है? अभी के लिए ई विकल्प मैं इसका सही मानता हूँ, ठीक है? इसके बाद अगला देख लेते हैं। डिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है, आप सब जानते हैं ये होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की मदद से इनको बदला जाता है। फिर बात आती है ग्रेफाइट और हीरे के बारे में। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है, उनकी कठोरता समान है,
उनकी विद्युत चालकता समान है, वो एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। इसका डी विकल्प सही उत्तर है, क्योंकि ये हम लगातार अब जूनियर लेवल पे माध्यमिक स्तर पर हम पढ़ते आए हैं। इसका विकल्प है डी विकल्प, दोनों एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। अगला है, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि पेड़ जो है रात्रि के समय में जो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, इसलिए सी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है, एक सिंपल सा प्रश्न है कि यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहे हों, तो सबसे पहले कौन गिरेगा? तीनों एक साथ जमीन पे गिरेंगे जब बात निर्वात की होगी, ये आपको याद रखना है। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, कहाँ? द्रव्यमान संख्या में, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं, वो कौन सा है? वो होता है ट्री पॉइंट, त्रिक बिंदु उसको बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो वह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, ये आपको पता होना चाहिए। प्रकाश का व्यतिकरण ये घटना है जिसके माध्यम से आप देखते होंगे कि साबुन के बुलबुले भी आपको देखने को मिलते हैं। साबुन के बुलबुले के साथ साथ जो साबुन का आप जो कहते हो झाग होता है, उसका भी जब आप कलर देखते हो तो ये कलरफुल आपको देखने को मिलता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। ठीक है। चलिए आगे, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है होती है? नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या है वो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है, याद रखना है, ये विकल्प इसका सही उत्तर है। अब आ गए हैं हम प्रश्न संख्या 94 पे। बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? यहाँ पर सीमेंट के मुख्य घटक की बात हो रही है। आप जानते हो सीमेंट में चूना पत्थर भी होता है, सीमेंट में जिप्सम भी होता है, सीमेंट में राख की भी बहुत अत्यधिक मात्रा, आप कह सकते हो कुछ सीमेंट ऐसी हैं जिनमें राख की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, तो इसका सही विकल्प है ई विकल्प, इसका सही उत्तर है। अगला है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो याद रखना है, एल्युमिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो ए विकल्प है, बॉक्साइट। ठीक है। अब 98 नंबर का प्रश्न है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। बोला गया है कि किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? हमेशा याद रखिएगा, यदि विलयन का मान पीएच मान 7 से अधिक है, मतलब वो क्षारीय विलयन होगा। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है। चलिए कुछ इतिहास के प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, और इसके बाद जो प्रश्न बचे रहेंगे उनकी चर्चा हम कल करेंगे। विशेष रूप से जो प्रश्न विवादित थे, जो प्रश्न ऐसे थे जिनके जवाब थोड़ा सा समय लगता आपको खोजने में, उनकी चर्चा हमने कर लिया। ऐसे प्रश्न साइंस से हो सकते थे, उनकी चर्चा हमने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे कुछ आसान से प्रश्न हैं, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? जब मैंने आपको विगत वर्षों के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का अध्ययन कराया था, जब मैंने आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन कराया था, जो सीरीज लगभग इसकी लगभग 40 से 50 वीडियो आपको मिली हैं, वहाँ पे एक तरफ से सभी विषयों को टच किया गया था और निश्चित रूप से सभी प्रश्न वहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आप जानते हैं गदर पार्टी की स्थापना यूएसए में हुई थी। ठीक है, यूएसए में हुई थी। इसमें कुछ नाम भी आपको पता होंगे, जो प्रमुख नाम थे उसके बारे में भी आप अक्सर बात करते हो। तो ये सारी चीज़ सोहन सिंह भाकना हो गए, फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसका डी विकल्प सही उत्तर होगा। देखो, अब बहुत सारे लोग थे, बहुत उस पे व्यूज बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं, जो वीडियो मैंने दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रमुख अधिवेशन। यदि आज आपने उस वीडियो को देखा होता तो आपके 3 प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो 3 प्रश्न थे वो सही होते अधिवेशनों से संबंधित। जैसे पहला गया अधिवेशन वाला आप सही कर लेते चितरंजन दास, दूसरा लाहौर अधिवेशन वाला आप सही कर लेते, और तीसरा प्रश्न जो आप सही कर सकते थे उस 40 मिनट की वीडियो से, वो तीसरा प्रश्न था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? 3 आसान से प्रश्न आप सही कर सकते थे, कब? जब आपने उस 45 मिनट की वीडियो को देखा होता, लेकिन आपने नहीं देखा है तो नुकसान आप उठाएंगे। तो इसका सही उत्तर है ए विकल्प। ठीक है। अगला है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है, इसके बारे में डिस्कशन किया था जब
इस संबंध में चर्चा हो रही थी, प्रश्नों का अध्ययन हो रहा था, तो बताया था मैंने लाला लाजपत राय, जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो आपको बता दें, राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था, याद रखना है। अगला है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? किसने भाग लिया? बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है। फिर अगला है संस्थाओं से संबंधित एक और प्रश्न है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है प्रश्न संख्या 70, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो आपको पता होगा, सबसे पहले क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ 22 मार्च 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को रखा गया था और कैबिनेट मिशन का जो आगमन हुआ वो 1946 में हुआ। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो क्रिप्स मिशन का जो आगमन है वो सही उत्तर हो जाता है। 71 नंबर प्रश्न, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी अधिवेशन में सबसे पहले बात हो रही थी, पूर्ण स्वराज की बात हुई थी, तो इसलिए यह अधिवेशन अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 67, बोला गया है सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस की जब बात आती है तो हरपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की बात होती है। और आपको पता होगा कि इन्होंने बाद में त्यागपत्र भी दे दिया था और विश्व युद्ध के दौरान ये जर्मनी चले गए थे, जहाँ पे इनकी मुलाकात हिटलर से हुई थी और वहाँ पे इन्होंने हिटलर से निवेदन किया था कि जो युद्ध बंदी हैं उनको छोड़ दिया जाए, उनसे ये एक सेना का गठन करेंगे और वहीं पर इनके नाम में नेताजी जोड़ा गया था। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है। चटगांव शस्त्रागार की जब बात आती है, आपको बार बार बताया गया है सूर्यसेन का नाम, तो चटगांव शस्त्रागार के संदर्भ में सूरसेन का नाम आपको याद रखना है, याद भी होगा। और जब बात आती है चंपारण सत्याग्रह, तो आप जानते हो राम मनोहर लोहिया, क्योंकि ये यूपी से संबंधित थे, हमारे गृह जनपद के जन्म लिए हुए व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं। तो ये जो है बिहार के इस आंदोलन से संबंधित नहीं थे। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात होती है, आनंद मठ की बात होती है, तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का विस्तृत चर्चा की गई है। ठीक है। प्रश्न संख्या 73, 1873 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह आप जानते हो जगदीशपुर से संबंधित थे। तो आप इसमें देखोगे इतिहास के जो प्रश्न है ना वो बहुत ही आसान से प्रश्न है, इतिहास के प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, हर कोई कर सकता है। अब यहाँ से जो प्रश्न है, यदि आपने वो 3 वीडियो देखी होगी जो लास्ट में मैंने पीडीएफ से कराई है, तो निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों को सही कर सकते हो। बोला गया डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? इनमें किसी क्लास का जिक्र नहीं किया गया है, इसमें अधिकतम छात्रों की बात की गई है, इसलिए ई विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है? बात हो रही है 15वें वित्त आयोग के सदस्य की बात यहाँ पे हो रही है। तो आपको पता होगा जब बात आती है वित्त आयोग की, तो आपको पता होगा इसमें कि एन के सिंह की अध्यक्षता में जो है 15वें वित्त आयोग का गठन किया था इनके मार्गदर्शन में, और इसमें सुदीप्तो मुंडले जो हैं ये सदस्य नहीं है। आपको वित्त आयोग के बारे में बता दें कि इसमें 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं, मतलब अध्यक्ष को मिलाकर वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये भी प्रश्न अच्छा है। हाल ही में केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कितना बढ़ा दिया है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पहले 49% था और अब 49 से बढ़ाकर 74% किया गया है, इसलिए इसका सी विकल्प सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए वित्त आयोग से संबंधित एक प्रश्न और देखने को मिल रहा है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? आपको पता है केंद्र सरकार के पास टोटल 41% हिस्सा है जो राज्यों को बांटना है। 41% हिस्सा 28 राज्यों को बांटना है। इनमें बिहार को जो मिला है उसकी यदि हम बात करते हैं तो 4.12% हिस्सा बिहार को मिलेगा। ठीक है। अगला है केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना आकलन किया गया है? तो ये 6.8% आकलन किया गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग एक सांविधिक संस्था है। गलत है, क्योंकि आप जानते हो वित्त आयोग जो है एक
संवैधानिक संस्था है, ना कि सांविधिक संस्था, इसलिए ये पहला गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया, एकदम सही है। तीसरा बोला जा रहा है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं, ये भी सत्य है। चौथा बोला जा रहा है कि पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, गलत है। पहला वित्त आयोग 1951 में स्थापित किया गया था, इसलिए सी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला है, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक का स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो याद रखिएगा, ग्रामीण विकास एवं कृषि के लिए कृषि यंत्र बैंक का स्थापित करने का प्रस्ताव है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। चलिए, ये प्रश्न मैंने जब कराया था तो मैंने एक देश का एग्जाम्पल दिया था और वो देश था आपका कांगो। मैंने आपको बताया था कि कांगो देश जितना जो है वो बिहार का जो है सूचकांक में जो पॉइंट मिले हैं वो कांगो देश जितना बिहार को मिले हैं, और ये हैं 0.574। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अगला है, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? इसमें यदि आप देखोगे कि राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि जब बात आती है राजकोषीय घाटा की, तो ये है 22,511 करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आर्थिक विकास की यदि हम बात करते हैं तो किसी भी देश के, जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं कि बेहतर तरीके से बात की जाए आर्थिक विकास की, तो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम की बात की जाती है, और इस आधार पर बी विकल्प आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 54 बोला जा रहा है कि सरकरिया आयोग, सी रंगराजन समिति, पारेख समिति, नरसिम्हन समिति, कई सारे समितियों की चर्चा की गई है। यहाँ पे जो विकल्प हैं इतने आसान दिए हुए हैं कि यदि किसी एक समिति के बारे में आपको जानकारी होगी तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। मुझे याद है मैंने आपको बीच में एक समिति के बारे में बताया था, वो थी पारेख समिति, और पारेख समिति का जो संबंध था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। और यदि आपको सिर्फ इतना पता है सी का जो है वो दूसरा सही हो रहा है, तो सी का दूसरा ए विकल्प में दिया है और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ये हमारे लिए लाभप्रद भी होते हैं कि यदि एक के बारे में हमें जानकारी होती है तो हम आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। देखो, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, इनमें चावल उत्पादक राज्यों के बारे में बात हो रही है कि आरोही क्रम में चुने। इसका आप डेटा देख के, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है इनके डेटा के बारे में, तो इसका डेटा देख के आप बता सकते हो, इसके देखकर आप आसानी से टिक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात आती है राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो आपको बता दें, राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो स्थानीय निकायों, पंचायत के सदस्यों द्वारा भी चुने जाते हैं, शिक्षक मंडल द्वारा भी चुने जाते हैं, स्नातक मंडल द्वारा भी चुने जाते हैं। उद्योगपतियों द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उद्योगपति जो है वो विधान परिषद का सदस्य चुने, इसलिए डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ? तो पहला लोकायुक्त जो स्थापित किया गया था वो महाराष्ट्र किया गया था। लोगों को समस्या हो रही होगी उड़ीसा, महाराष्ट्र में, इन महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। तो ज़्यादातर जो प्रश्न थे उनकी चर्चा हमने कर लिया। अब जो प्रश्न बचे हुए हैं वो पार्ट 2 लाऊंगा मैं, उसके अंतर्गत उनकी चर्चा की करेंगे हम, और इस आधार पे आप एक अनुमान लगा सकते हो कि प्रश्न का लेवल उतना आसान भी नहीं था। हालांकि कुछ सेक्शन ऐसे थे, जैसे इतिहास हो गया, कि आसानी से आप कर सकते हो। साइंस के प्रश्नों को भी आसानी से आप कर सकते हो, कुछ सेक्शन ऐसे थे। लेकिन यदि हम बात करें कि क्या पॉलिटी के सेक्शन को आप आसानी से कर सकते हो, आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिटी के जो प्रश्न थे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। यदि डिटेल नॉलेज है तभी आप उनका जवाब दे सकते हो। तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप में से जिनको भी लगता है, देखो अभी कट ऑफ बताना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन आप सभी को 100 प्लस होना चाहिए, 100 प्लस होना चाहिए। 100 के नीचे यदि कोई है तो निश्चित रूप से वो प्रारंभिक परीक्षा की क्वालिफाइंग रेस से जो है वो बाहर है। उसको निराश ना होकर के, बल्कि इस बार की गलतियों से सीख लेकर
आगे के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। तो आज की जो चर्चा है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे। 12 तारीख से आपकी कक्षाएँ नियमित चालू रहेंगी और क्योंकि बीच में बिहार आया हूँ तो वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व घूमना चाहता हूँ, तो 1-2 दिन का मैं वहाँ पे समय व्यतीत करूँगा और उसके बाद पुनः आप सबके सेवा में, आप सबकी अ, मुख्य परीक्षा की तैयारी में, साथ ही साथ जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में, जो लोग इस वर्ष प्रारंभिक परीक्षा नहीं क्वालीफाई कर पा रहे हैं, उनके लिए एक बेहतर दिशा में काम करने का हम प्रयास 12 तारीख के बाद से करेंगे। चलिए धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। यदि आपको लगता है कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई संस्थान के माध्यम से, उसमें से प्रश्न आए हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।